आज दुनिया भर के बाजारों से और ज्यादा कमजोरी के संकेत, लेकिन आज है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी। तो ऐसे में कमजोर शुरुआत के बाद क्या कुछ और फिसलेंगे या फिर आएगी रिकवरी? किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी और कैसे करें आप बजट से पहले ट्रेड की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। साल की पहली एक्सपायरी के लिए हैं तैयार सर। बजट पर भी नजर है और क्यूज तो बेहद कमजोर है। आज के लिए ट्रिगर्स क्या दिखा? एब्सोल्युटली, अमेरिकी बाजारों में जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गिरावट होती दिखी है दीप, और लगभग 90-100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे जब कल भारतीय बाजार बंद हुए। इनफैक्ट जैसे ही बंद हुए 4-4:30 बजे के आसपास ऑटोमेटिकली बाजारों डाउ फ्यूचर्स अचानक से 200-250 पॉइंट कमजोर हो गए। शायद ये पहले ही हो जाते आधा एक घंटा पहले, तो ट्रेडर्स हमारे थोड़े बच जाते कि चलिए डाउ फ्यूचर्स में तेज गिरावट के आसार दिख रहे हैं, लेकिन उस समय इतनी हालत खराब नहीं थी। बंद जो है अमेरिकी बाजार काफी कमजोरी के साथ बंद हुए। तो आज के बड़े ट्रिगर्स में पहला तो यही है कि ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी के संकेत आते हुए दिखे। 600 अंक टूटा है डाउ काफी लंबे समय बाद। एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक नीचे है इस वक्त, और 13,850 का पहला अहम लेवल है जिसकी कल हम बात कर रहे थे कि 14,000 के नीचे 13,850 लगभग वहां पर खुलने के संकेत। रिजल्ट्स का बड़ा लंबा सीजन चल रहा है। एक्सिस बैंक, एचयूएल मिले जुले से नतीजे हैं। कल जितने भी बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए उनमें कोई भी तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं है जिसको देखकर आप पूछ पड़े कि वाह क्या शानदार रिजल्ट है। हालांकि बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जो बड़े मजबूती वाले हों। मारुति आज अपने नतीजे पेश करेगा। निफ्टी में इकलौता शेयर है, लेकिन वायदा कारोबार की 15 कंपनियां हैं। 15 कंपनियां। तो आप फाइनल ट्रेड में तो सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। एक के बाद एक रिजल्ट, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी। तो दीप में आज एक काम करूंगा कि पहले ही 2 बजे डेटा लेकर बैठ जाऊंगा। रिस्क यही होती है कि 2 बजे डेटा लेकर बैठने में एक्सपायरी के दिन डेटा बड़ी तेजी से बदलते हैं जी। अगर 50-100 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए तो डेटा तेजी से बदलते हैं, लेकिन मुझे पता है 2 से 3.5 के बीच में हमें फुर्सत मिलेगी नहीं। नतीजे एक के बाद एक बड़े आते दिखेंगे। कैश मार्केट की तो लंबी लिस्ट है, चर्चा करना ही मतलब नहीं है। तो आज नतीजों के लिहाज से अब तक का इस सीजन का सबसे बड़ा दिन है। भले ही निफ्टी में सिर्फ एक मारुति हो, लेकिन 15 वायदा कारोबार के स्टॉक, और उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एमएनएम फाइनेंस, आरबीएल बैंक जैसे ट्रेडर्स फेवरेट। तो बड़ा एक्शन वाला दिन है। अब जो है वो है हमारे सामने। अब खराब है तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन बड़े एक्शन वाले दिन के लिए तैयार हो जाइए। जो है उसको फेस करेंगे। बिल्कुल सर, तो बड़े एक्शन के लिए तैयार होते हैं। पर एक बार आपसे ग्लोबल सेटअप भी समझना चाहूंगा सर, क्योंकि फेड की पॉलिसी आई, कोई सरप्राइज नहीं था। वो जो एक ड्रेडेड वर्ड है जिसके बारे में आप कल बता रहे थे, टेपरिंग, कहीं दूर तक उसका मेंशन भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा मॉडरेट करा। आज वैसे Q4 जीडीपी भी डेटा आने वाला है सर यूएस का, तो ये भी एक बड़ा क्यू रहेगा। पर कुछ बड़ा सरप्राइज फेड की तरफ से नहीं था। बाजार इतने कमजोर दिख रहे थे, तो कैसे समझे सर, स्पेशली ये जो फेड के कमेंट्स हैं? मुझे भी समझ नहीं आया क्यों गिरे। ऐसा तो फेड ने कुछ कहा नहीं, ऐसा तो कुछ करा नहीं। मतलब जो आप सुनना नहीं चाहते वो भी नहीं बोले। अब इससे ज्यादा मतलब क्या बोले हो जी। तो और अच्छा, जो उनका बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम वगैरह चल रहा है उसमें भी कोई खास बदलाव किए नहीं। पिछली बार भी नहीं किए थे। अच्छा, इसी बात पे गिरना, तो पिछली बार क्यों नहीं गिरे फिर? सही बात है। तो मतलब ये कोई कारण है नहीं। अच्छा, टेस्ला की अर्निंग खराब है तो एप्पल की अच्छी भी है, दमदार सर। तो अब और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अब इसे आप जब कुछ समझ में नहीं आए तो भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब अमेरिका क्यों गिरा, अमेरिका वाले ही जाने। मुझे लगता है सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग, और उसके अलावा तो और क्या? जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। सर वैसे ये बाजार वैसा बन गया है जो पुराने सीजन्ड इन्वेस्टर्स को भी कुछ नई चीजें सिखा रहा है। वो जो शॉर्ट स्क्वीज चल रहा था जिसके बारे में कल बात करी, 134% कल 350 के ऊपर गया। गजब। और आज सुबह, कल शाम को सर सुनील सिंघानिया साहब ने ट्वीट करा कि उनके बेटे ने भी गेम स्टॉप और एएमसी के शेयर्स में खरीदारी करी थी और बहुत ही अच्छा एंट्री प्राइस लिया था। तो देखिए वहां पर भी उनकी स्टॉक सिलेक्शन शुरू हो गई। मैं भी कल शाम को सुनील जी का ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने, सुनील जी ने तो मतलब रिलायंस म्यूचुअल फंड को कहां से कहां पहुंचाया है। मधु केला सर और सुनील सर ने, दोनों ने बड़ा गजब का कॉन्ट्रीब्यूशन किया। और 10 रुपए की एनएवी वाले फंड्स को 1000 रुपए की एनएवी तक पहुंचाया है। और उन्होंने लिखा कि मुझे लगता था कि मैं बड़ा स्मार्ट फंड मैनेजर हूं, मेरा बेटा मुझसे आगे निकला। वैसे हमेशा हर फादर खुशी होता है अगर बेटा आगे निकले, लेकिन मजे की बात है $2 में लेकर $10 में बेचना। लेकिन अब लग रहा हो कि जल्दबाजी कर $2 का $350 गेम स्टॉप। तो ये गेम स्टॉप का गेम है जो कल भी आपने देखा। पता नहीं, मतलब इससे
क्या कहना चाहिए, मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में ज्यादा आएंगे ये सोच करके बड़ा फास्ट पैसा बनता है। छोटे इन्वेस्टर ज्यादा आए अच्छी बात है, लेकिन ये फास्ट पैसा बनने की उम्मीद में आए ये अच्छी बात नहीं है। ये बात है सर। गेम स्टॉक हर जगह नहीं होता और हर स्टॉक में गेम नहीं होता। हाँ। राइट, ये जानना जरूरी ये जानना जरूरी। लेकिन आप आते तो इसी वजह से। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, न सिर्फ ये हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। मैं आपको एक सेंटेंस में समझा देता हूँ ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम क्या है। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम ये है, और जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मार्केट में पैसा तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बिना मेहनत के, गौर फरमाइए, बिना मेहनत के बहुत कम समय में, दूसरी कंडीशन, पहला बिना मेहनत के, दूसरा बहुत कम समय में, और तीसरी कंडीशन बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। इस गलतफहमी के साथ जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो फिर वो दूसरे अलग तरह के लेसन्स मिलते हैं। तो ये प्लेस ऐसी है जहां सबसे ज्यादा मुश्किल काम है पैसा बनना। अब गेम स्टॉक में ठीक है, $2-3 वाला पहुंच गया, $300-350 अलग बात है। लेकिन मैं वही कहूँगा, जो सुनील जी के सुपुत्र है, पापा से सीखिए। उन्होंने बड़ी मेहनत से सिखाया, यही बात हो गई। सुनील जी उससे न सीखे, वो सुनील जी से सीखे, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अच्छा, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे मैं राजस्थान में जिस जगह से हूँ, वहाँ से मुंबई में बड़े ज्वेलर्स वाले बहुत लोग हैं जिनके ज्वेलरी के बिजनेसेस हैं, जो अलग अलग अपने शोरूम शॉप्स लेके बैठे हैं मुंबई के हर कोने में। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने बड़ी मुश्किल से शॉप बनाई है, उधार लेकर, ये आगे दुकान पीछे मकान टाइप्स। अब जो नई जनरेशन आती है उनको लगता है अरे ये क्या है, हमारे पापा जी पिताजी इतनी मेहनत कर, MCX में ट्रेड करो आराम से बन जाता, गोल्ड ऊपर नीचे। अच्छा, गोल्ड पे किसी को ओपिनियन भी नहीं चाहिए, सबको पता है गोल्ड कैसा होता है, सबने बचपन से देखा है, तो सबको लगता है हम ही गोल्ड के एक्सपर्ट हैं। नेचुरल अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल अंडरस्टैंडिंग। तो ये 2007-8 की जो मंदी हुई थी, उससे पहले तक ज्वेलरी वाले बिजनेसमैन सारे लोग बड़ा पैसा लगाते थे इक्विटी मार्केट में। जब फॉल होता था तो बड़ा कोसते थे। उसके बाद ये वो खुद ही अपने आप है ना कमोडिटीज गोल्ड बुलियन में खेलने लगे, तो इक्विटी मार्केट्स को थोड़ा कोसना कम हो गया। और तब जब इस तरह के ऊपर नीचे गोल्ड में भी होते हैं जो एक तरफा ना, तब समझ में आता है कि पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है। गोल्ड में भी नहीं है, इक्विटी में भी नहीं, किसी एसेट क्लास में नहीं है। और अगर आप रियल एस्टेट में आपको लगता है बड़ा आसान, तो वो आसान इसलिए नहीं कि आपकी एक्सपर्टाइज है, वो आसान इसलिए कि आप 10, 15, 20, 25 साल तक बेचते नहीं है। 10, 15, 20 साल तक अगर आप इक्विटी भी लेकर बैठे हैं, गोल्ड भी लेकर बैठे हैं, तो आपका पैसा बनेगा। गोल्ड और प्रॉपर्टी में अगर हिंदुस्तान में लोगों ने पैसा बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि वो बड़े समझदार हैं, इसलिए बनाया कि उन्होंने उसको समय दिया है। इक्विटी में फर्क इतना है कि आप किस शेयर को समय देते हैं वो आपको पता नहीं होता। तो फिर सबसे बढ़िया काम है 1979 का 100 का सेंसेक्स 2021 में 50,000। तो कुछ समझ में ना आए तो इंडेक्स में पैसा डालकर बैठ जाए शांति से, तो पैसा वहां भी बनेगा। बस शेयर में अगर आप खरीदते हैं तो जाहिर सी बात आप इंडेक्स से ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं और रिस्क ज्यादा लेते हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि ये जितने रॉबिन हुड